जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी स्टडीज का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। हम लोग दोस्तों जो है क्लास 12th हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं। दोस्तों ये पार्ट 3rd वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं आपके भक्ति सूफी आंदोलन से लेकर के उपनिवेशवाद और ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ तक हम लोग जो है इसके अंदर रिवीजन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है दोस्तों पार्ट 2 जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 5 तक हम लोगों ने जो है उसके अंदर डिस्कशन किया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है कौन कौन से चैप्टर को कवर करेंगे दोस्तों रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे भक्ति सूफी परंपरा के बारे में, है ना। भक्ति सूफी में जो मूवमेंट है उसके बारे में। फिर इसका जो अगला चैप्टर है 7th चैप्टर, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के हम लोग चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे, उसको रिवीजन करेंगे। देन इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है किसान जमींदार और राज्य, पीजेंट जमींदार एंड स्टेट। इंग्लिश में भी हम लोग अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे दोस्तों। फिर आखिरी जो हमारा चैप्टर होगा इस वीडियो के अंदर वो होगा दोस्तों उपनिवेशवाद और देहात, कॉलोनियलिज्म, ठीक है ना, एंड कंट्री साइड। मेरी जो वीडियो होगी दोस्तों ये वाली वीडियो बाइलिंगुअल होगी, हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी आप लोग को मैं समझाऊंगा। नोट्स जो पीडीएफ है वो भी जो है हिंदी में और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है दोस्तों। इस पीडीएफ को जो है मैं आप लोग के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जो है उसको वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भक्ति सूफी परंपरा है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जो है अंत तक देखिए, बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिए। आप लोगों की जो है 1 घंटे के अंदर आपका जो है पूरे जो मैं आप लोग के 4 चैप्टर जो है अच्छी तरह से कवर करा दूंगा दोस्तों। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो के अंदर जो है आपके 4 चैप्टर विद मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस तरह से समझाऊंगा कि आपको जो है बिल्कुल कहानी लगने लग जाएगा, इतिहास, ठीक है। बस आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा दोस्तों। चलिए पहला चैप्टर जो है आपका भक्ति सूफी परंपराएं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर में से का जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों वो आप लोगों का बनता है कि भाई भक्ति आंदोलन क्या था, है ना। व्हाट वाज द भक्ति मूवमेंट एंड इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे और इसके जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, है ना। कि भाई भक्ति आंदोलन क्या था और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, क्या कारण था कि भक्ति आंदोलन जो था वो उत्पन्न हुआ था। तो चलिए फिर इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए भक्ति आंदोलन जो था वो 7वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में विकसित हुआ था, है ना। कब विकसित हुआ था दोस्तों, ये 7th and 17th सेंचुरी के बीच में। और एक ऐसा एक मूवमेंट था, ये एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था दोस्तों, जिसने कि धर्म के क्षेत्र में, रिलीजन के क्षेत्र में भी काफ़ी सारे चेंजेस लेके आना शुरू कर दिया और सोसाइटी भी इसने काफ़ी बदल दी। इस एक मूवमेंट है ना। इस उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच में क्या स्थापित करना था दोस्तों, भाईचारा, एकता स्थापित करना था और ईश्वर की भक्ति को क्या बनाना था, सरल बनाना था, है ना। पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका क्या था कि भाई हिंदू मुस्लिम जो थे उनके अंदर क्या लाया जाए दोस्तों, एकता स्थापित की जाए, है ना। एकता स्थापित करके दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि भाई भगवान को पाने का जो रास्ता है ना उसको आसान बनाया जाए, ताकि जो समाज का बिल्कुल ही जो गरीब तबका है वो भी जो है अपना परमात्मा को, ईश्वर को, जिसमें वो अपनी श्रद्धा रखता है उसको वो प्राप्त कर सके दोस्तों, है ना। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था और इसके क्या प्रमुख उद्देश्य थे उसको देखते हैं दोस्तों। इसने क्या बात करी, इसने बोला भाई, इसने मूर्ति पूजा और जातिवाद का क्या किया दोस्तों, विरोध किया। इसने बोला कि भाई हम लोग को जो है आइडल वर्शिप एंड कास्ट सिस्टम को बिल्कुल नकार देना है। तो भाई भक्ति आंदोलन ने बोला कि समाज के अंदर कोई जातिवाद वगैरह नहीं होता है, ठीक है। मूर्ति पूजा को इसने जो है नकार दिया। सेकेंड चीज इसने क्या, किस चीज पे जोर दिया दोस्तों कि भाई भगवान की भक्ति, ठीक है, भगवान की जो भक्ति है उसको प्रेम और समर्पण के माध्यम से व्यक्त करना है, यानी कि भगवान के प्रति अपने आप को डेडिकेट कर देना दोस्तों। इन्होंने ये बोला कि अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो अपने आप को जो आपको डेडिकेट करना पड़ेगा भगवान को, है ना। सेकंड चीज ये बोला उन्होंने, भक्ति मूवमेंट के लोगों ने। थर्ड चीज क्या बोला दोस्तों, थर्ड उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि सभी के लिए आध्यात्मिकता को क्या बनाना, सुलभ बनाना, यानी कि जो स्पिरिचुअलिज्म होता है ना। इस समय जो है वर्तमान में आप लोगों ने एक हमारे बहुत महान जो संत है जिनका नाम है प्रेमानंद महाराज जी, है ना। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख लीजिए दोस्तों।
है ना। प्रेमानंद जो महाराज हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोगों को जो है एक अच्छा रास्ता दिखाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि सोसाइटी हमारी अपलिफ्ट हो, सोसाइटी जो है सोसाइटी का भला हो दोस्तों, कल्याण हो। तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब उनके दरबार में जाते हैं, सब उनकी वाणी को फॉलो करते हैं दोस्तों। खास करके विद्यार्थियों के लिए बहुत मोटिवेशन, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि भाई विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। तो इसी तरह से उस समय जो भक्ति आंदोलन हुआ था, उन्होंने किस पे बल दिया था दोस्तों, उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म पे बल दिया था कि हमें पूजा पाठ करना चाहिए, है ना। अपने जो पवित्र किताबें हैं उसको पढ़ना चाहिए। हिंदुओं की भगवत गीता होगी, रामायण होगी, महाभारत होगी, इस्लाम धर्म की हदीस होगी दोस्तों, ठीक है, क्रिश्चियंस की जो ओल्ड टेस्टामेंट, इस बाइबल, इन सबको पढ़ना चाहिए, अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए और सोसाइटी को जो है बेहतर सोसाइटी बनाने का प्रयास करना चाहिए। और क्या ऑब्जेक्टिव था दोस्तों इसका कि भाई हिंदू मुस्लिम के अंदर जो है यूनिटी को लाया जाए दोस्तों, उनके बीच में जो नफरत उसको खत्म किया जाए। ये किसने काम किया था दोस्तों, ये भक्ति मूवमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था इसके अंदर। तो ये भी एक इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव था, ये भी एक इसका मकसद था कि हिंदू मुस्लिम एकता को जो है बढ़ावा दिया जाए। और आखिरी जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था दोस्तों, संस्कृत भाषा के बजाय क्षेत्रीय भाषाओं को क्या प्रमोट करना। क्योंकि पहले क्या होता था कि सारे जितने भी हिंदू धर्म के अंदर टेक्स्ट वगैरह होते थे सारे केवल संस्कृत भाषा के अंदर होते थे, और संस्कृत भाषा जो है बहुत टफ भाषा है दोस्तों, बहुत कम लोग इस भाषा के बारे में जान पाते हैं। जैसे आज से 30 साल पहले इंग्लिश के लिए बहुत बड़ा एक हवा बनाया जाता था कि भाई इंग्लिश है इंग्लिश, लेकिन आजकल इंग्लिश हर कोई बोल लेता है। तो इसी तरह से संस्कृत थी दोस्तों उस समय। तो जो भक्ति आंदोलन के जो बहुत बड़े संत हुए, सूफी हुए, उन्होंने बोला कि भाई हम संस्कृत भाषा में क्यों, हम क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करेंगे, है ना। भक्ति जो होगी वो क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर होगी, है। तो ये इनके जो थे ऑब्जेक्टिव थे। आप लोग जो है अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, ठीक है। ये इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिए, मेरी ये जो वीडियो है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, ठीक है। मैं दोनों जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अपील करूंगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों का बनता है वो क्या बनता है दोस्तों कि भाई सूफी परंपरा क्या थी। जिस तरह से भी हम लोगों ने भक्ति के बारे में बात किया, तो इसी तरह से सूफी परंपरा क्या थी और इसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे, है ना। सूफी ट्रेडिशन क्या था एंड व्हाट वर इट्स की प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत क्या थे इसके। तो आइए समझते हैं दोस्तों। तो देखिए सूफी परंपरा जो है ना वो एक इस्लाम की रहस्यवादी धर्म धारा है, यानी कि जो सूफी है वो इस्लाम का जो है एक अंग है, जिसके अंदर जो है प्रेम, है ना, दया, भक्ति, इन सब चीज़ों पर ये आधारित है। इसके अंदर क्या क्या है दोस्तों, लव है ना, कंपैशन है एंड डिवोशन है। और सूफी संतों ने जो है धार्मिक सहिष्णुता यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस की बात उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था। सेम चीज़ है जैसे हिंदू धर्म के अंदर होता है, सेम इस्लाम धर्म के अंदर भी होता है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर क्या था कि जो संत वगैरह हैं वो प्रेम की बात करेंगे, है ना, दया की बात करेंगे। इसी तरह से वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करेंगे, भाई सभी धर्मों का आप रिस्पेक्ट कीजिए। इसी तरह से इस्लाम के अंदर भी बोला गया था रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए कि भाई हमको एक दूसरे के धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए दोस्तों, है ना, किसी धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो सेम टू सेम सूफी परंपरा भी था। और सूफी परंपरा के सिद्धांत क्या थे, प्रिंसिपल्स क्या थे, उसको आइए हम लोग देखते हैं। तो भाई जो पहला प्रिंसिपल था कि भाई ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, यानी कि हम लोग को जो है अगर फॉलोइंग द पाथ ऑफ लव एंड डिवोशन टू रीच गॉड, अगर आपको गॉड तक पहुंचना है तो आपको कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा, प्यार का रास्ता लेना पड़ेगा, है ना। आपको जो है ईश्वर भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। आप वही इंसान भगवान को पा सकता है जिसके अंदर प्रेम होगा दोस्तों, है ना। सेकंड सिद्धांत क्या था दोस्तों आप लोगों का सूफी का कि भाई धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे पर बल देना, यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड, कि सारे जो है हमारे भाई हैं, किसी से किसी भी प्रकार का जो है दोस्तों एंगर जो है द्वेष वगैरह नहीं रखना, किसी से जेलसी वगैरह नहीं रखना हम लोग को। उसके बाद में नेक्स्ट क्या था दोस्तों, नेक्स्ट सिद्धांत जो है कि भाई स्पिरिचुअल नॉलेज ओवर एक्सटर्नल रिलीजियस रिचुअल्स। उन्होंने बोला कि भाई बाहरी आडंबर नहीं होना चाहिए, रीति रिवाज नहीं होना चाहिए, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में और क्या बात बोला इन्होंने कि जो है गुरु, जिसको हम लोग पीर भी बोलते हैं, शिष्य यानी कि जिसको मुरीद भी बोलते हैं, इसके संबंध को इन्होंने बहुत मजबूत बना दिया, है ना। जैसे कि इंग्लिश में जैसे मैं आप लोग को एक तरह से गुरु हो गया, आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग एक तरह से मेरे क्या हो गए दोस्तों, डिसाइपल या मुरीद हो गए, है ना। आप लोग जो एक तरह से विद्यार्थी हो गए। तो इसके रिलेशनशिप को जो है सूफी परंपरा ने बहुत जो है एक तरह से महत्व दिया था। उदाहरण के तौर पर आप लोग समझिए, आप लोगों ने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो कौन थे दोस्तों, वो निजामुद्दीन औलिया थे। कौन थे दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया थे, है ना। तो अमीर खुसरो क्या हो गए, अमीर खुसरो हो गए आपके मुरीद,
और निजामुद्दीन औलिया क्या हो गए दोस्तों, वो गुरु हो गए, है ना। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो जो सूफी परंपरा थी उसने एक तरह से किसको प्रमोट किया था दोस्तों, शागिर्द और गुरु चेले गुरु शिष्य की परंपरा को उसने जो है प्रमोट किया था, है ना। आप लोग ध्यान से देख सकते हो। तो ये सवाल भी जो है बेहतर तरीके से हम लोगों ने कर लिया कि भाई सूफी परंपरा क्या थी और इसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है भक्ति सूफी परंपरा से, भक्ति सूफी मूवमेंट से, वो आप लोग का बनता है कि भाई भक्ति और सूफी परंपराओं में क्या समानताएं थी। पहली समानता तो हमको पता चल गई, भक्ति जो थी वो हिंदू धर्म से संबंधित थी, सूफी जो थी वो इस्लाम धर्म से संबंधित थी। लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों के बीच में जो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी, बहुत सारी समानताएं थी, वो क्या समानताएं थी, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, पहली जो समानता थी वो क्या थी कि भाई दोनों ही किसकी बात करते थे, दोनों ही लव की बात करते थे, प्रेम की बात करते थे। ठीक है, उसके बाद में जो है समर्पण की बात करते थे और बात करते थे कि हम लोग जो है अपने भगवान की तरफ किस तरह से जा सकते हैं, है ना। दोनों ही इस चीज़ की बात करते थे। सेकंड चीज़ क्या बोलते थे, दोनों ही जो कास्टिज्म के खिलाफ थे, दोनों ही कास्टिज्म का क्या करते थे दोस्तों, क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, धर्म और वर्ग के भेदभाव को क्या करते थे, अस्वीकार करते थे। दोनों ही चीज़ों सूफी भी बोलते थे और जो थे आपके भक्ति भी यही बात बोलते थे। दोनों जो बोलते थे कि भाई हमको जो है धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस रखना चाहिए और समाज को जो है समाज के अंदर शांति बनाए रखनी चाहिए, पीस होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। और ये बोलते थे दोनों ही सूफी भक्ति दोनों बोलते थे कि भाई हम लोग को जो है जो जो ये जो स्पिरिचुअलिज्म है, जो आध्यात्मिकता है, भगवान को पाने का जो एक तरीका है, इसको हमको क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसको बढ़ाना चाहिए, ना कि केवल एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर इसको सिमटा के रखना चाहिए। तो ये तमाम आप लोग का सवाल ही इसके अंदर हो गया। तो ये तमाम क्या थी दोस्तों, समानताएं थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, है ना। तो उम्मीद दोस्तों आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बनेगा इसके अंदर कि भाई भक्ति सूफी परंपराओं का जो है इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, है ना। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन ऑन इंडियन सोसाइटी, कि भाई जो समाज के अंदर भक्ति सूफी परंपरा आई थी उसका जो है भारतीय समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो हम लोग को जो है इसके अंदर देखना है दोस्तों। तो देखिए पहला जो इम्पैक्ट था दोस्तों, पहला इम्पैक्ट क्या था कि भाई धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस और जो आप लोग का जो सोसाइटी के अंदर ब्रदरहुड था ना दोस्तों, वो बढ़ने लग गया, है ना। पहली चीज़ तो ये होगी, पहला प्रभाव तो ये पड़ा। सेकंड प्रभाव क्या पड़ा कि भाई जो समाज के अंदर कास्टिज्म वगैरह था ना, कास्टिज्म वगैरह जो था, उसके बाद में जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव जो था, वो क्या हो गया, अपने आप में खत्म हो गया। तीसरा प्रभाव क्या पड़ा कि भाई जो आर्ट था, म्यूजिक था दोस्तों, लिटरेचर था, इसको बहुत बढ़ावा मिलने लग गया। ठीक है, इसको क्या मिलने लग गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही जो इसको बढ़ावा मिलने लग गया। उसके बाद में क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति सूफी साहित्य का विकास होने लगे। भाई रीजनल लैंग्वेज के अंदर जो है जो भक्ति सूफी जो सिद्धांत वगैरह होते थे उसको लिखा जाने लग गया, लोग पढ़ने लग गए। तो इससे जो क्षेत्रीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेज थी उनका भी डेवलपमेंट हो गया दोस्तों। उसके बाद में हिंदू और मुस्लिम समाजों के बीच में जो है दोस्तों कल्चरल इंटरेक्शन बढ़ने लग गया दोस्तों। हिंदू मुस्लिम के बीच में अच्छा एक रिलेशनशिप बनने लग गया, है ना। एक अच्छा जो है संबंध स्थापित होने लग गया, जिससे समाज क्या है अच्छा आगे बढ़ने लग गया। तो ये इम्पैक्ट था, ये 5 इम्पैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्या था कि भाई भक्ति और सूफी परंपराओं का जो है इंडियन सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़िए आप लोग। फिर जो इस तरह के अगर आप लोग को सवाल पूछा जाए तो आप लोग जो है निष्कर्ष भी लिखिए, कंक्लूजन भी आप लोग लिख सकते हैं, है ना। कंक्लूजन आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई द भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन डीपली इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी। इसने जो है बहुत गहराई से जो भारतीय समाज को इसने जो प्रभावित किया था, है ना। इसने जो है रिलीजियस टॉलरेंस को, ठीक है, लव को, यूनिटी को प्रमोट किया था। ये आप लोग बता सकते हैं। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने की जो है 98% आप लोग की संभावना है कि आप लोग जो है कबीर से रिलेटेड एक सवाल जरूर आएगा। तो सवाल को देखते हैं, क्या बोल रहे, सवाल क्या पूछना चाह रहा हम लोगों से कि कबीर आज भी हमारे समकालीन समाज के लिए प्रासंगिक है। समकालीन का मतलब अभी का जो समाज चल रहा है, कंटेम्प्रेरी, है ना। हाउ कबीर स्टिल रेलेवेंट फॉर दिस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो आप लोग को कबीर की जो बातें हैं उसको वो किस तरह से आज भी जो है बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों कबीर जी के ऊपर सवाल आ जाए और एक भी दोहा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो देखिए कबीर जी कौन थे दोस्तों, बहुत
बहुत बड़े एक तरह से संत थे दोस्तों, है ना। उन्होंने जो है समाज के अंदर जो बुराइयां थी, जो धर्म के आधार पर बुराइयां थी, जाति के आधार पर बुराइयां थी, उनको अपने दोहे की सहायता से जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया दोस्तों, है ना। जैसे कि उन्होंने क्या बोला था एक चीज कि भाई गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहार गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ठीक है ना। कि भाई गुरु भी खड़ा है, गोविंद भी खड़ा है ना, भगवान भी खड़े हैं और गुरु भी खड़े हैं, तो मुझे किसके पैर लगने चाहिए। तो भाई गुरु जी ने ही तो बताया था कि भाई भगवान है, भगवान की पूजा करनी है। तो कबीर जी बोलते हैं कि गुरु सबसे बड़ा होता है ना। जिस तरह से सूफी बोलते हैं कि भाई गुरु शिष्य की परंपरा, इसी तरह से कबीर जी भी बोलते हैं कि भाई गुरु का जो आदर है वो बहुत बड़ा होता है आदर, है ना। भगवान से भी बड़ा आदर माना जाता है गुरु का। तो कबीर जी किस तरह से जो है आज भी जो है एक तरह से रेलेवेंट है, उनकी बातें बहुत रेलेवेंट है। तो पहली बात तो ये, कबीर जी ने जो है धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता की बात करी थी, जिसकी हमें आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर रिलीजियस हार्मोनी, यानी कि हिंदू मुस्लिम आप लोग देखते हो कि भारत के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, है ना। कभी वहाँ दंगे हो जाते हैं, कभी वहाँ दंगे हो जाते हैं, कभी वहाँ कोई अफवाह कोई रूमर फैल जाता है तो उस पर जो है दोनों जो धर्म के लोग हैं आपस में लड़ मरते हैं, है ना। तो कबीर जी बोलते हैं कि देखिए अगर समाज को आगे बढ़ता है ना तो हिंदू मुस्लिम को प्यार मोहब्बत से रहना पड़ेगा, है ना। टॉलरेंस करना पड़ेगा, एक दूसरे को जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। कबीर जी की ये बात आज बहुत रेलेवेंट है दोस्तों। पहली बात तो ये हो गई, है ना, इसलिए कबीर जी बहुत रेलेवेंट है, उनकी बातें आज भी बहुत रेलेवेंट है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं कि भाई सामाजिक समानता और जाति उन्मूलन। कबीर जी बोलते थे कि वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा जिसके अंदर जो है समाज जातियों के अंदर बटा हुआ है। जब जातियों के अंदर बटा होगा तो लोग एक दूसरे से क्या करेंगे दोस्तों, नफरत करेंगे, जेलस फील करेंगे, और कभी वो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि समाज के अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों, इक्वालिटी होना चाहिए, सोशल इक्वालिटी होना चाहिए, और कास्ट वास्ट को खत्म कर दीजिए। जैसे कि उन्होंने इस पर एक क्या बात बोला था कि भाई जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, है ना। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। तो उन्होंने बोला है कि भाई हमें जाति से मतलब नहीं है, हमें ज्ञान से मतलब है। हम उसी को रिस्पेक्ट देंगे जिसके पास अच्छा ज्ञान होगा, ठीक है, वो बेशक XYZ किसी भी जाति से आता हो। तो कबीर जी ने भी यही बात बोली थी कि भाई सामाजिक समानता को बढ़ावा दीजिए, सोशल इक्वालिटी को आप प्रमोट कीजिए, और कास्ट सिस्टम को एबोलिशन कीजिए, उसको खत्म कीजिए, है ना। हाँ, उसके बाद में और चीजें क्या रेलेवेंट है दोस्तों, और उन्होंने क्या बात बताई थी, उन्होंने बोला था कि भाई जीवन में सरलता और आध्यात्मिकता, यानी कि भगवान को आपको पाना है ना तो आप बहुत आसान तरीके से पा सकते हो। आपको आडंबर ढोंग ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन साफ है ना, बोला ना कबीर जी ने कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है तो भगवान आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे उन्होंने क्या बोला है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन साफ है ना, अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो तो भगवान आपके साथ हैं दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ हम लोग को आज कितनी ज़रूरत है कि आज आप लोग देखते हैं कि कोई आगे बढ़ने लग जाता है तो लोग उससे जो है ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जेलिसी फील करने लग जाते हैं, एनवी फील करने लग जाते हैं, है ना। ये हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए कि हम लोग एक दूसरे को देख करके खुश हों दोस्तों। तरक्की में जो है एक दूसरे को देख करके खुश होना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए हम लोगों को। कबीर जी की ये बात कितने रिलेवेंट है आज भी। और देखिए उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि भाई कर्मकांड और अंधविश्वास की आलोचना की। उन्होंने क्या किया कि भाई रिचुअलिज्म एंड ब्लाइंड फेथ को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। आजकल आप लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है अंधविश्वास में लोगों की जान चली जाती है दोस्तों, है ना। तो इस चीज का जो है कबीर जी ने बहुत जो है क्रिटिसाइज किया था, आलोचना किया था। जैसे उन्होंने एक उनका दोहा है इसी पे कि भाई माला फेरत जुग गया, यानी माला फेरत फेरत न जाने कितने जुग चले गए, कितनी सेंचुरी चली गई, लेकिन फिर भी जो है मन का फेर, यानी कि मन का जो मैल वो कमी नहीं हुआ। तो पहले अपने मन का मैल है उसको तो साफ करो, तभी तो आपको जो है भगवान मिलेंगे, तभी तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति आप लोग को मिलेगी ना। तो इस तरह से जो है कितना इंपॉर्टेंट जो है कबीर जी ने बात बोला था। और उन्होंने क्या बोला दोस्तों, उन्होंने एक और उनकी इंपॉर्टेंट चीज बहुत रेलेवेंट है, आज भी जरूरी है, कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी का महत्व बताया था उन्होंने बोला था कि हार्डवर्क और ऑनेस्टी, ठीक है। जैसे कि उनका एक दोहा इसके ऊपर है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, है ना। उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे आप लोग को मैं बोलता हूँ, आप लोग रोज प्रैक्टिस करोगे लिखने की, क्वेश्चंस को रोज आप लोग पढ़ोगे अच्छी तरह से, वीडियोस देखोगे, तो आप लोग को क्यों नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर 95+ मार्क्स। आप लोग के 100 में से 100 मार्क्स आएंगे दोस्तों। मेरे खुद आए थे 95 मार्क्स हिस्ट्री के अंदर, तो आप लोग के भी आ सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग को करना पड़ेगा प्रैक्टिस, है ना। किस तरह से आप लोग देखते हो ना कि कुएं के ऊपर जो है रस्सी जो होती है बाल्टी से बंधी होती है, फिर उसी रस्सी से खींच करके पानी लाया जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि भाई रस्सी जो होती है वो कुएं के ऊपर जो है निशान बना देती है ना। तो ये क्यों बना पाती है निशान, क्योंकि वो रोज प्रैक्टिस करती है। नहीं तो क्या औकात है रस्सी की कि वो कुएं की जो ईंटें होती है उसको काट दे, दोस्तों नहीं काट सकती। लेकिन कब काट देती है, जब वो बहुत ज़्यादा घिसी जाती है। यानी कि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों, है ना। तो क्या बोला है कि हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी।
तो ये तमाम चीज़ें जो है कबीर जी की आज भी जो है सोसाइटी के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। ये सवाल आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाने की जो है 100% संभावना है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस सवाल को आप लोग तैयार करके जाइए कि भाई समकालीन समाज में जो है कबीर जी क्यों रेलेवेंट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला आप लोग का जो सवाल है उसको देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या पूछा जाएगा दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए, आप लोग का जो है भक्ति सूफी परंपरा है ना, भक्ति सूफी मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। क्या नाम है दोस्तों? विजयनगर एम्पायर। इस चैप्टर से रिलेटेड हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सहायता से जो इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो देखिए पहला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा। पहला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है ना कब और किसके द्वारा की गई थी, यानी कि किसने जो विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था और कब किया था। तो ये आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा। तो आप लोग देखिए ध्यान से, एक नंबर में भी पूछा जा सकता है कि भाई विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंड इन 1336, यानी कि विजयनगर की स्थापना की गई थी 1336 के अंदर। किसके द्वारा की गई थी भाई? हरिहर एंड बुक्का ने जो है इनकी स्थापना की थी। और ये कहां पर दोस्तों? साउथ इंडिया के अंदर। अगर आप मॉडर्न डे के अंदर देखोगे ना तो ये कर्नाटका के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक के अंदर, है ना। आपने आरसीबी का नाम सुना, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये वही बैंगलोर है दोस्तों, कर्नाटक वाले। तो ठीक है, आप लोगों को पता चल गया। फिर अगला सवाल देखिए आप लोगों का, इससे क्या पूछा जाएगा कि भाई विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे, है ना। कि भाई कौन कौन जो थे मेजर डायनेस्टीज ऑफ द विजयनगर एम्पायर, कौन कौन इसके मुख्य जो है डायनेस्टीज वगैरह थी। तो देखिए 4 सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी इसकी, है ना। 4 प्रमुख राजवंश थे। पहला था आपका संगम डायनेस्टी। इन्होंने कब से लेकर कब तक शासन किया था? 1336 से लेकर के 1485 के बीच में इन्होंने जो है रूल किया था दोस्तों विजयनगर के ऊपर। फिर उसके बाद में आता है आपकी सुलू डायनेस्टी। इन्होंने 1485 से लेकर के 1505 तक रूल किया। उसके बाद में थर्ड आते हैं आपके तुलु डायनेस्टी। इन्होंने 1505 से लेकर के 1577 के बीच में जो है रूल किया। फिर आखिरी में आते हैं अराविदु डायनेस्टी, 1570 से लेकर के 1646 तक, है ना। अब आप लोगों से सवाल ये पूछा जा सकता है कि भाई जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे फेमस राजा थे कृष्णदेव राय बर्मन, वो कौन से जो है राजवंश से संबंधित थे? तो उनका संबंध था तुलु वंश से। ठीक है, तुलु वंश से उनका जो संबंध था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सवाल भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो आ गया है कि भाई डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स, उपलब्धियां किसकी? कृष्णदेव राय बर्मन की। कि भाई कृष्णदेव राय बर्मन की जो है उपलब्धियों के बारे में बताइए। ये देखिए कृष्णदेव राय बर्मन और उनके सलाहकार थे तेनालीराम। जिस तरह से अकबर जी के जो सबसे पसंदीदा सलाहकार थे वो कौन था दोस्तों? बीरबल। इसी तरह से कृष्णदेव राय बर्मन के जो सलाहकार थे उनका नाम था तेनालीराम दोस्तों, है ना। तो कृष्णदेव राय बर्मन की क्या क्या उपलब्धियां दोस्तों? तो देखिए एक एक करके जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज तो भाई कृष्णदेव राय बर्मन ने कब तक कब से शासन किया? 1509 से लेकर के 1529, केवल 20 साल तक शासन किया दोस्तों। और वो कौन से वंश से थे? तुलु वंश के सबसे महान शासक थे, सबसे ग्रेट रूलर थे दोस्तों। और उनकी कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं? पहली चीज तो देखिए उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा और ओडिशा पर क्या किया दोस्तों? विजय प्राप्त की। उनको डिफीट करके जो है दोस्तों एरिया अपने अंदर जो है मिला लिया था। उसके बाद में दोस्तों क्या उपलब्धि है? विजयनगर साम्राज्य की इकोनॉमिकली, आर्थिक और आपका सांस्कृतिक समृद्धि को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। खूब सारे मंदिर वगैरह बनवाए दोस्तों, है ना। खूब व्यापार वगैरह करा। उसके बाद में नेक्स्ट इनका जो उपलब्धि है कि भाई अमुक्त माल्याद नामक तेलुगु ग्रंथ की रचना की थी। ये आप लोगों से एक नंबर में पूछ सकता है कि भाई अमुक्त माल्याद जो तेलुगु भाषा के अंदर है वो किसने लिखा था? वो लिखा था आपका कृष्णदेव राय बर्मन ने। या आपका सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि भाई अमुक्त माल्याद नामक जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखी गई? तो तेलुगु भाषा में लिखी गई है ना। कर्नाटक के अंदर जो तेलुगु भाषा बोली जाती है। अगला सवाल आप लोगों से, अगले जो अचीवमेंट है वो क्या है दोस्तों? हजार राम मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का इन्होंने क्या करवाया था दोस्तों? इन्होंने जो है इसका निर्माण कराया था, कंस्ट्रक्शन कराया था दोस्तों। आज भी आप लोग देखते हो ना, आज भी अगर आप लोग देखोगे 50 रुपए के नोट पे, 50 रुपए के नोट पे आई गेस 50 रुपए के नोट पे या कि 100 रुपए के नोट पे जो है उस पे जो एक मंदिर बना हुआ है ना, वो वही मंदिर बना हुआ है दोस्तों। विठल स्वामी का मंदिर बना हुआ है ना। वो किसने बनवाया था? वो आपका बनाया था कृष्णदेव राय बर्मन ने। तो कितने इंपॉर्टेंट आपके रूलर हो जाते हैं दोस्तों ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी जो उपलब्धियां, अचीवमेंट समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा इस चैप्टर से? वो पूछा जाएगा कि भाई विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के बारे में बताइए। कैसी थी इकोनॉमी उनकी, है ना। तो उसके बारे में हम लोग को बेहतर तरीके से समझना है। तो चलिए फिर पहली बात तो देखिए उनकी जो इकोनॉमी थी
विजयनगर साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर, व्यापार, ट्रेड के ऊपर और शिल्प उद्योग पर आधारित थी, है ना। ये लोग इन सब चीज़ों का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, फिर उससे पैसा कमाते थे। सेकंड, चावल हो गया, राइस, गेहूं, कपास, मसालों का ये लोग बहुत उत्पादन करते थे। आप लोग को पता होगा कि भाई जो कई सारे काली मिर्च वगैरह हो गया, इलायची वगैरह हो गया, ये सब कर्नाटका से आती है, कॉफ़ी कर्नाटका से आती है। तो इन सब चीज़ों का ये लोग खूब उत्पादन करते थे और इसको जो विदेशों के अंदर बेच करके पैसा कमाते थे। नेक्स्ट, व्यापारियों के लिए जो इन्होंने अनुकूल नीतियां बना रखी थी और विदेशी व्यापार भी इनका बहुत अच्छा था दोस्तों, है ना। फॉरेन ट्रेड वगैरह भी बहुत ज़्यादा करते थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या था दोस्तों, गोल्ड कॉइन, जिसका नाम इन्होंने रखा था पगोड़ा करेंसी, इन्होंने स्टार्ट किया था, है ना। तो आप लोग से पूछा जा सकता है कि भाई कृष्णदेवराय वर्मन की मुद्रा का नाम क्या था, तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों कृष्णदेवराय वर्मन की जो है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कैसी थी दोस्तों, बहुत अच्छी थी, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए। फिर अगला आप लोगों से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछा जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई हाउ डिड द विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन, किस तरह से जो इतने खूबसूरत साम्राज्य का, मजबूत साम्राज्य का, पावरफुल साम्राज्य का जो है पतन हो जाता है। तो देखिए क्या होता है कि भाई द विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन इन 1565। इसका कब विघटन होता है, 1565 के अंदर। किस चीज के बाद होता है दोस्तों, बैटल ऑफ तालीकोटा, एक तालीकोटा का युद्ध होता है दोस्तों। इसके अंदर जो है कंबाइंड मुस्लिम फोर्सेस, ठीक है, जिसके अंदर बीजापुर का जो शासक था, गोलकुंडा का शासक था, अहमदनगर, ठीक है, और बीदर, ये जितने भी शासक थे सब यहाँ के मुसलमान थे। इन्होंने किसको डिफीट किया था दोस्तों, विजयनगर पे इन्होंने आक्रमण किया था मिलकर के, ठीक है। और धीरे धीरे साम्राज्य क्या हो जाता है दोस्तों, कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो 1565 तालीकोटा का युद्ध आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर और इससे रिलेटेड एक और आप लोगों का बहुत खूबसूरत सवाल, सीबीएसई को पसंद है इस तरह के सवाल पूछना, कि भाई विजयनगर के मंदिरों की वास्तुकला के बारे में बताइए कि भाई आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ विजयनगर टेम्पल्स। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में कई सारे मंदिर थे, हजार राम मंदिर हो गया, विट्ठल स्वामी मंदिर हो गया दोस्तों, है ना। तो इनकी वास्तुकला कैसी थी, इसको किस तरह से बनाया गया था, इनकी क्या खासियत थी, ये आप लोग मंदिर देख सकते हैं। तो उसके बारे में आप लोगों से जो है सवाल पूछा जाएगा। तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ये आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के जितने भी मंदिर थे ना, उसको द्रविड़ शैली से बनाया गया था। 3 शैलियां होती हैं दोस्तों, एक आपकी द्रविड़ होती है, एक नागर होती है, ठीक है, और एक वैसर शैली होती है। तो इसको द्रविड़, दक्षिण भारत के जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे सब द्रविड़ शैली के मिलेंगे। उसके बाद में इनका जो गोपुरम जो होता है दोस्तों, गोपुरम का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रवेश द्वार। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए एक मंदिर है कोई, यहाँ से बंदा जब प्रवेश करता है तो इसको क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं, प्रवेश द्वार बोलते हैं, एंट्रेंस बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में और क्या होता है दोस्तों, विशाल मंडप और स्तंभ होता है। मंडप क्या होता है दोस्तों, ये देखिए ये भी एक अर्ध मंडप है, ये भी एक मंडप है ना। इस तरह से जो बनता है ना दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, मंडप बोलते हैं, है ना दोस्तों, मंडप बोला जाता है। उसके बाद में पत्थरों की सुंदर नक्काशी की जाती थी। आप लोग देखोगे कि बहुत सारे जो है सुंदर सुंदर कार्नेशन वगैरह इसके ऊपर किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे फेमस मंदिर कौन कौन से हैं, तो आपके विट्ठल मंदिर हो गया, विरूपाक्ष मंदिर हो गया, हजार राम मंदिर हो गया, है ना। आप लोग इसके अंदर भी देख सकते हो। बाकी आप इस फोटो के अंदर देखिए कितनी अच्छी तरह से नक्काशी की गई है इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग ये तमाम जो है शब्द याद रखिएगा, गोपुरम क्या होता है, विशाल मंडप क्या होता है, स्तंभ क्या होता है ना। ये सब चीज़ें द्रविड़ शैली से बनाया गया था इन मंदिरों को, ये तमाम चीज़ें आप लोग जो याद रखिएगा। मंदिर भी याद रखिएगा, विट्ठल स्वामी, विरूपाक्ष, हजार राम मंदिर। आप आंसर में इन सब चीज़ों को यूज़ करोगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। तो इस तरह से जो हम लोगों ने जो है ये मंदिर की आर्किटेक्चरल वास्तुकला शैली के बारे में भी बात कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं ध्यान से दोस्तों, कि भाई विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। अगर हम लोग को विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो कौन कौन से जो है सोर्सेज हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हम लोग इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया भाई हम्पी के अभिलेख, हम्पी के अंदर अभिलेख थे, है ना, जिसके अंदर हमें विजयनगर स्थापत्य और शासन की जानकारी मिलती है ना। उसके बाद में विदेशी यात्री, फॉरेनर ट्रैवलर्स बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपका अब्दुल रजाक, निकोलो कॉन्टी, डोमिंगो पेस, ठीक है ना, नूनज, ये तमाम लोग आते हैं। तो ये अपनी किताबें लिखते हैं, ट्रैवल अकाउंट लिखते हैं, जिसके अंदर ये लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में जिक्र करते हैं। फिर आखिरी आपकी जो चीज़ है अमुक्त माल्यार्थ, जिसको कृष्णदेवराय वर्मन ने तेलुगु भाषा के अंदर लिखा था, है ना। और एक और काव्य जिसका नाम है माधवनल कामंदकला, इस किताब को भी पढ़कर हम लोग को जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं दोस्तों। तो ये तमाम चीज़ें भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग का नेक्स्ट इसी से रिलेटेड
क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात कीजिए कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था, इतर शासन को किस तरह से जो है चलाया जाता था। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में जो है केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन था। जिस तरह से भारत के अंदर है ना 3 स्तरीय शासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, सेम टू सेम विजयनगर के अंदर भी था। सेंट्रल पावर, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में नेक्स्ट, राजा को राय कहा जाता था और उसके पास सर्वोच्च अधिकार होते थे। जो राजा होता था उसको क्या बोलते थे दोस्तों? राया बोला जाता था, और उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती थी। साम्राज्य को नाडु, सीमे और ग्राम में क्या डिवाइड किया गया था दोस्तों। उसके बाद में जो उनकी सेना होती थी दोस्तों, है ना, सेना के अंदर घुड़सवार होते थे, हाथी होती थी और नौसेना, याद रखिएगा, नेवल फोर्स भी होती थी। क्योंकि कर्नाटका जो है आप लोगों का अरब सागर को टच करता है। किसको टच करता है दोस्तों? ये हमारा दक्षिण भारत है ना, तो कर्नाटका यहाँ पर है और ये आपका अरब सागर है। तो इसलिए उनको किसकी जरूरत थी दोस्तों? नेवी की जरूरत पड़ती थी। उसके बाद में जो प्रशासन को सहायता करता था वो आपका अमरनायक प्रणाली, है ना, जागीरदारी व्यवस्था, ये भी इसके अंदर खासियत थी दोस्तों। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विजयनगर का हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? अमरनायक प्रणाली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे भी काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। अमरनायक प्रणाली क्या था दोस्तों, है ना, व्हाट वाज अमरनायक सिस्टम? ये सवाल भी हर बार रिपीट होता था। जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी ये सवाल पूछा गया था। तो देखते हैं इसको दोस्तों। अमरनायक प्रणाली को विजयनगर साम्राज्य में सामंती व्यवस्था, फ्यूडलिज्म भी बोला जाता था। इसकी खासियत क्या होती थी कि राजा अमरनायकों को क्या देते थे दोस्तों? भूमि, जमीन देते थे, जिन्हें बदले में सैन्य सेवा देनी पड़ती थी। जिनको बदले में क्या देनी पड़ती थी? सैन्य सेवा। कभी राजा की लड़ाई हो जाए तो सैनिक बन करके जो है लड़ना पड़ता था। और दूसरी विशेषता क्या है? अमरनायक अपने क्षेत्र से क्या वसूलता था दोस्तों? रेवेन्यू, पैसे वसूलता था, टैक्स वसूलता था, और राजाओं के लिए क्या करता था? सेना तैयार करता था दोस्तों, और राजाओं को कुछ हिस्सा देता था। यह प्रणाली मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था जैसी थी। सेम टू सेम मुगलों ने भी एक प्रकार की प्रणाली बना रखी थी, इसको मनसबदारी बोलते थे। मनसबदारी और अमरनायक प्रणाली दोनों एक जैसी ही लगती थी, बस नाम अलग अलग थे दोस्तों, है ना। तो ये आपका क्या था दोस्तों? अमरनायक प्रणाली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? नेक्स्ट आप लोगों का, ये तो मैंने आप लोगों को डिस्कस करा ही दिया कि भाई तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 के अंदर हुआ था, है ना। 4 जो थी मुस्लिम रियासतों ने जो है विजयनगर साम्राज्य पर जो है दोस्तों आक्रमण किया था, है ना। इसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य क्या हो जाता है दोस्तों? कमजोर हो जाता है। तो ये आप लोग को पता चल गया। वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर, है ना, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा जाएगा दोस्तों कि भाई जो हम्पी है, हम्पी के खंडरों से हमें क्या जानकारी मिलती है? व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द रून्स ऑफ हम्पी? तो क्या क्या हम लोग को जो जानकारी मिलती है? ये आप लोगों ने फोटो देखी होगी अपनी एनसीईआरटी की किताब के अंदर। तो क्या क्या जानकारी मिलती है दोस्तों? पहली जानकारी तो मिलती है कि हम्पी के खंडर विजयनगर साम्राज्य की किसको दर्शाते हैं? भव्यता को दर्शाते हैं दोस्तों, है ना। कितनी खूबसूरत चीजें थी, बड़ी बड़ी मंदिर थे, उस पर खूबसूरत नक्काशी वगैरह की गई थी। दूसरी चीज क्या दर्शाते हैं? विशाल मंदिर, बड़े बड़े टेम्पल्स, महल, मंडप और बाजारों के क्या मिले दोस्तों? अवशेष मिले दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में मंदिरों में जो है द्रविड़ आर्किटेक्चर का फॉलो किया गया था, गोपुरम, है ना, ये सब चीजें थी। अब एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को। हम्पी को जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया दोस्तों, है ना। हम्पी की जो विश्व धरोहर स्थल होता है ना, तो उसमें इसको शामिल किया गया है। इतना खूबसूरत था दोस्तों ये, है ना। वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स होती है उसके अंदर इसको ऐड किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि भाई विजयनगर साम्राज्य की सोसाइटी कैसी थी और रिलीजियस क्या विशेषताएं थी, कि भाई समाज कैसा था, लोग किस धर्म को फॉलो करते थे, है ना, वो उसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, समाज जो था जाति आधारित था, कास्ट तो था, भाई कास्टिज्म वगैरह बहुत था समाज के अंदर, लेकिन व्यापारियों को सम्मान प्राप्त था। लेकिन जो ट्रेडर्स वगैरह थे, जो धनी वर्ग था, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था। महिलाओं को शिक्षा और कला में भाग लेती थी, जो फीमेल्स वगैरह होती थी उस समय सोसाइटी के अंदर, एजुकेशन वगैरह जो है वो उनको दी जाती थी। और हम लोग और क्या विशेषताएं हैं दोस्तों? विजयनगर में जो है हिंदू धर्म प्रमुख था, हिंदू धर्म बहुत फेमस था, लेकिन मुसलमान और जैन धर्म भी काफ़ी प्रचलित था, ठीक है ना। उसके बाद में विभिन्न त्यौहार जैसे दुर्गा पूजा और दीपावली मनाए जाते थे। हिंदुओं का जो फेमस त्यौहार होता है दुर्गा पूजा और दीपावली जो है सेलिब्रेट किया जाता था। तो ये आप लोग का जो है सवाल हो गया कि भाई धार्मिक और सामाजिक,
है ना, रिलीजियस एंड सोसाइटी के बारे में पता चल जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि विजयनगर के विदेशी यात्रियों ने क्या वर्णन किया है भाई। व्हाट डिड फॉरेनर ट्रैवलर्स डिस्क्राइब अबाउट विजयनगर। हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई विजयनगर के अंदर जो है कई सारे विदेशी यात्री भी आए थे, जैसे कि अब्दुल रज़ाक समरकंदी, नूनीज, डोमिंगो पेस। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या बात करी थी विजयनगर के बारे में। तो उन्होंने कई सारी चीज़ें बात करी, जैसे डोमिंगो पेस क्या बोलता है कि भाई विजयनगर को दुनिया का सबसे समृद्ध शहर बताया गया था, यानी कि बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, बहुत पैसे वाला शहर था, है ना। उसके बाद में अगला जो आपका ट्रेवलर था फर्नाओ नून्स, इसने क्या बोला था कि भाई ट्रेड, व्यापार और प्रशासन की प्रशंसा करनी चाहिए। यानी कि जो उस समय के शासक थे विजयनगर के, उन्होंने जो है ट्रेड को बहुत अच्छी तरह से जो है विकसित किया, डेवलप किया, और जो है प्रशंसा करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था। फिर अब्दुल रज़ाक क्या बात करते हैं, अब्दुल रज़ाक जो है बोलते हैं कि भाई नगर की भव्यता और मंदिरों के निर्माण का उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने बोला कि भाई जो नगर थे, टाउन्स थे, सिटीज़ थी, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत खूबसूरत होती थी, और जो मंदिर बहुत खूबसूरत खूबसूरत बना रखे थे। ठीक है, तो तमाम चीज़ों कौन बोलता है, ये जो है विजयनगर के विदेशी यात्री बोलते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बोलता है अर्थव्यवस्था के बारे में कि भाई विजयनगर साम्राज्य के व्यापार के बारे में बताइए, वाणिज्य की विशेषताएं बताइए, है ना। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो उसके बारे में बताना है। तो देखिए कि भाई आंतरिक, इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड किया जाता था, आंतरिक व्यापार भी किया जाता है और विदेशियों के साथ भी व्यापार किया जाता था। व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे दोस्तों इनके। ठीक है, व्यापारिक केंद्र जिसके अंदर कांची आता था, हम्पी, मुथुपेट, ये प्रमुख थे। उसके बाद में व्यापारिक वस्तु किस चीज़ का व्यापार करते थे, मसालों का, स्पाइसिस का, रत्न का, सूती कपड़ों का और राइस का। और विदेशी व्यापार किस किस देश के साथ करते थे, अरब के साथ करते थे, यूरोप के साथ करते थे और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ करते थे। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के व्यापार और कॉमर्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली। आगे बात करते हैं, आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो इस तरह से जो दोस्तों आप लोग का विजयनगर साम्राज्य वाला चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लिया हम लोगों ने, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। ये बहुत रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आप लोगों के 1 नंबर में जो है और 4 नंबर 6 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को ऐड किया था, जिससे कि आप लोग का रिवीजन जो है बहुत अच्छी तरह से हो जाए। वो चाहे मंदिर हो, चाहे वास्तुकला हो, चाहे समाज हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे अमर नायक हो, है ना। तमाम चीज़ों को जो है हम लोगों ने दोस्तों इस चैप्टर के अंदर देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है विजयनगर साम्राज्य बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने बेहतर तरीके से रिवीजन किया होगा, है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोगों का, उसकी तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों उसका नाम है राजा, किसान और नगर, है ना। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, राजा, किसान और नगर, या किसान, जमींदार और राजा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। ये आपका 8वां चैप्टर है दोस्तों, है ना। चलिए फिर इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए पहला सवाल इस चैप्टर के अंदर क्या बोलता है, पहला सवाल आप लोगों का जो है इस चैप्टर के अंदर बोलता है कि भाई किस स्रोत से जो है हमें मुगल काल के किसानों, जमींदारों और राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि कौन से सोर्सेज होते हैं जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किसके बारे में, कंडीशन ऑफ पीजेंट्स, यानी कि किसान, जमींदार्स एंड द स्टेट। ठीक है ना, मुगलों के दौरान। तो कौन कौन से स्रोत हैं दोस्तों। तो जो सबसे पहला स्रोत है आप लोग का वो है आईने अकबरी। क्या है दोस्तों, आईने अकबरी। आईने अकबरी क्या है दोस्तों, आईने अकबरी जो था अबुल फजल, ठीक है ना, ये एक तरह से जो है राजदरबारी कवि था दोस्तों अकबर का। तो उसने किताब लिखी थी जिसका नाम था आईने अकबरी। तो इस ग्रंथ के हिसाब से, यानी कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो है हमें मुगलों के बारे में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि उनके प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आर्थिक के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, है ना, इनके बारे में काफ़ी सारे सोर्सेज वगैरह मिल जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्व अभिलेख, जैसे जमाबंदी, पट्टे, दस्तावेज, इनसे भी हमें कई सारे कि भाई कौन कौन से टैक्स वगैरह थे, किसानों की कंडीशन क्या थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिर कई सारे जो थे यात्री आए थे, ट्रैवलर्स आए थे, ठीक है ना, यूरोपीय यात्री, जैसे कि फ्रांसिस बर्नियर हो गया, टवर्नियर हो गया। इनकी किताबों को पढ़ने के बाद जो है हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें जो है मुग़ल पीरियड की पता चल जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला सवाल जो है देख लिया दोस्तों। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या है कि भाई मुगल काल में जो है भूमि राजस्व प्रणाली के प्रमुख प्रकार बताइए, यानी कि व्हाट वर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कि भाई कौन कौन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम था मुगलों के शासनकाल के दौरान।
तो देखिए कई प्रकार के लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। सबसे पहला था आपका दोस्तों जब्ती सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं जब्ती प्रणाली। ये क्या होता था दोस्तों? जब्ती प्रणाली की भाई अकबर के शासनकाल में जो है टोडरमल, टोडरमल कौन थे दोस्तों? उनके फाइनेंशियल एक तरह से मिनिस्टर थे। विकसित यह प्रणाली सबसे प्रचलित थी। इसमें जो है औसत उत्पादन और कीमत के आधार पर टैक्स जो था वो तय किया जाता था दोस्तों, है ना। तो आप लोग याद रखिएगा जब्ती सिस्टम क्या था, किसने स्टार्ट किया था? टोडरमल ने। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का था गल्ला बख्शी। ये क्या होता है दोस्तों? गल्ला बख्शी। इसमें उपज का एक निश्चित भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। मान लीजिए कि आप लोगों ने जो है 100 किलो अनाज उगाया, तो इसमें से जो है 40%, 50%, ठीक है ना, जितना भी राजा ने लगाया उतना परसेंट जो है वो राज दरबार में दिया जाता था। आमतौर पर यह व्यवस्था किसानों के लिए अधिक सुविधाजनक मानी जाती थी, है ना। जितना हुआ उतना आप उतने में से आपको देना पड़ता था। नेक्स्ट आप लोग का है पट्टा एंड कुबलियात सिस्टम। ठीक है। इसके अंदर क्या होता था कि किसानों को खेती के लिए पट्टे पे, यानी कि एक तरह से जो है लीज पे खेत दिए जाते थे, है ना। जैसे आप लोग गांव में देखते हैं ना, बटैया बटैया होता है कि भाई 2 साल के लिए 3 साल के लिए किसी ने अपना खेत दे दिया और बदले में उसको जो है आधा मिलता था, उसको केवल अपना खेत देना होता था, जिसमें टैक्स और अन्य शर्तें लिखित रूप में तय की जाती थी। ठीक है। तो ये तमाम जो है आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स होंगे, भूमि राजस्व प्रणाली हो गए मुगल शासन काल के दौरान, जिसमें हम लोगों ने जब्ती के बारे में बात किया, एंड हम लोगों ने गल्ला बख्शी के बारे में बात किया, एंड पत्ता के बारे में बात किया। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से एक सवाल क्या पूछा जाएगा कि भाई जमींदार, चूंकि चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? किसान, जमींदार और राज्य। तो किसानों के बारे में बात कर लिए, जमींदार के बारे में बात करते हैं कि भाई जमींदार की भूमिका क्या थी और उनकी किसानों के साथ संबंध कैसे थे, है ना। व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार एंड उनका रिलेशनशिप किस तरह से था पीजेंट्स, फार्मर्स के साथ में। तो देखिए कि भाई जमींदार जो थे मुगल शासन में स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक और राजस्व संग्रह की महत्वपूर्ण इकाई थे। यानी कि मुगलों ने जो है हर क्षेत्र का एक जमींदार बना रखा था। जमींदार का काम होता था कि भाई वो किसानों से जाकर के जो है टैक्स वसूले और वो टैक्स ले जाकर के राजा को जमा करा दे। तो पहला चीज़ तो देखिए रेवेन्यू कलेक्शन, वे किसानों से टैक्स वसूला करते थे। पहला काम तो ये हो गया। सेकंड काम सोशल डोमिनेंस होता था दोस्तों, क्योंकि जमींदार जो थे बहुत पैसे वाले होते थे, है ना। राजा को किसानों से कोई मतलब नहीं होता था, सारा काम कौन देखते थे? जमींदार। ठीक है। कई जमींदार अपने क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावशाली थे और अपने सैनिक भी रखते थे, है ना। कई सारे जमींदार इतने जो पावरफुल हो जाते थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है दोस्तों? किसानों के साथ संबंध। वे किसानों को कृषि कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराते थे, लेकिन कई बार किसानों से अत्यधिक कर वसूलते थे, जिससे कि किसान क्या करते थे दोस्तों? विद्रोह, है ना। जमींदार कई बार जो है जबरदस्ती भी करते थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? रिलेशनशिप, किसानों के साथ किस तरह से रिलेशनशिप था। तो आप लोगों ने जमींदारों के बारे में देख लिया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बात करते हैं कि भाई मुगल काल में किसानों के बारे में बात करेंगे। भाई किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, है ना। कि व्हाट वाज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीजेंट्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड। भाई मुगल साम्राज्य के दौरान किसानों की हालत कैसी होती थी, है ना। तो उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आर्थिक स्थिति, किसानों कृषि पर निर्भर करते थे दोस्तों। जो किसान थे वो कृषि पर निर्भर करते थे, क्योंकि उनको कोई दूसरा काम आता नहीं था। अधिकतर लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। भूमि पर जो था टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता था दोस्तों, है ना। टैक्स बहुत ज़्यादा था, जिससे किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुगल इतना ज़्यादा टैक्स लेते थे कि किसान बेचारा टैक्स ही भरते भरते जो उसकी कमर टूट जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट सामाजिक कंडीशन कैसी थी उनकी, सोशल कंडीशन। अधिकांश किसान निम्न जातियों से संबंधित थे और उन्हें समाज में निम्न स्थान प्राप्त था। उनको कोई स्टेटस नहीं था, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी दोस्तों। आप लोग सोच के देखिए क्या कंडीशन होती थी किसानों की उस समय। और हम लोग आज के किसानों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते दोस्तों। किसान चाहे तब क्यों चाहे अब क्यों दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अनाज उगाने के लिए किसानों को साल भर बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, है ना। किसान जो है लिटरली भगवान के पास बहुत सेकेंड उनका दर्जा होता है किसानों का। उसके बाद में दोस्तों विद्रोह, अत्यधिक कर टैक्स की वजह से जो है जमींदारों के शोषण के कारण कई बार किसानों ने विद्रोह कर दिया, जैसे जाट और सतनामी विद्रोह। ठीक है ना। तो इस तरह से जो हम लोगों ने किसानों की कंडीशन को भी समझ लिया है कि सामाजिक और आर्थिक कंडीशन किस तरह से होती थी उनकी मुगल शासन के दौरान। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मुगल काल में कृषि उत्पादन में किन कारकों ने कृषि उत्पादन को जो कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती थी, कि भाई जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको कौन कौन सी चीज़ें जो है इफेक्ट करती थी। पहली चीज़ तो दोस्तों भूमि की उर्वरता, फर्टिलिटी ऑफ लैंड। अगर अच्छी भूमि होगी तो अच्छी उपज देगी, अगर बंजर भूमि होगी तो उत्पादन कम होगा दोस्तों। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा चीज़ क्या होगा दोस्तों? इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई की व्यवस्था। अगर आपको सिंचाई की अच्छी व्यवस्था मिलेगी, जैसे नहरें मिलेंगी, कुएं मिलेंगे, तालाब, तो क्या होगा दोस्तों? बेहतर सिंचाई से अधिक उत्पादन संभव होगा।
लेकिन कई सारे राजा इतने मतलब एक तरह से जो है शोषणकारी होते थे कि वो जो है किसानों से केवल टैक्स वसूलने की बात करते थे। सिंचाई की कोई व्यवस्था उनके पास नहीं ठीक से, ना नहरें ठीक करवाते थे, ना कुएं खुदवाते थे, न तालाबों को साफ करवाते थे, है ना। तो इससे जो है किसानों को बहुत हानि होती थी। उसके बाद में टैक्स सिस्टम, अत्यधिक अगर टैक्स लगाया जाएगा कि तो किसान क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, और उत्पादन क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रभावित हो जाएगा। फिर और आखिरी रीजन है क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर, सूखा पड़ना, बाढ़ पड़ना, अन्य आपदाएं, ये भी जो है कृषि को जो है, उत्पादन को जो है, प्रोडक्शन को बहुत बुरी तरह से क्या करती हैं दोस्तों, इम्पैक्ट करती है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने ये वाला सवाल भी देख लिया कि भाई कृषि मुगल काल में कृषि उत्पादन को किन कारणों, कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो आप लोग इनको याद रखिएगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए। इस तरह से जो हम लोगों ने 8वां चैप्टर भी जो है कवर कर लिया, है ना, किसान, जमींदार और राज्य। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो का आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और ग्रामीण क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। इसके इंपॉर्टेंट सवालों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो पहला ही सवाल इसके अंदर पूछा जाएगा कि भाई स्थायी बंदोबस्त, है ना, परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी और किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया था, 1793 के अंदर, ठीक है। तो देखिए जमींदारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, कई जमींदार जो कठोर टैक्स लगान प्रणाली के कारण अपनी जमीनें खो बैठते थे, क्योंकि लगान न चुका पाने पर उनकी जमीनें क्या कर दी जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा सूर्यास्त विधि, है ना, सूरज के डूबने से पहले पहले जो है अगर आपने लगान चुका दिया तो जमींदारों को जमींदारी मिल जाती थी। कुछ शक्तिशाली जमींदारों ने इसे किराएदारों को पट्टे पर देकर लाभकारी बना दिया था। तो ये तो जमींदारों पर क्या प्रभाव पड़ा। अब किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, उन्हें अत्यधिक शोषण का सामना करना पड़ता था, चाहे राजा हो चाहे ब्रिटिशर्स हो, दोनों ही उनको क्या शोषण करते थे। अधिक मुनाफे कमाने के लिए जो है बार बार किराए बढ़ा देते थे। किसानों के पास जमीन पर कोई अधिकार नहीं था और वे बकाया न चुका पाने पर बेदखल कर दिए जाते थे, है ना दोस्तों। तो जो है स्थायी बंदोबस्त जो है एक तरह से किसानों के लिए बहुत खराब व्यवस्था थी। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि 1855-56 के संताल विद्रोह के क्या कारण थे। हम लोगों ने पता है कि भाई संथाली जो थे आदिवासी, उन्होंने जो विद्रोह कर दिया था, तो विद्रोह यानी रेबल कर दिया था। तो रेबेलियन के पीछे क्या रीजन थे दोस्तों, तो उसको हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। पहला रीजन तो ये था दोस्तों, सूदखोर और जमींदारों का उत्पीड़न, ठीक है ना। सूदखोर जमींदार उनको बहुत परेशान करते थे। संथालों को साहूकारों द्वारा कर्जे के जाल में फंसा दिया गया था दोस्तों, और जब कर्जा नहीं चुका पाते थे तो उनको जो है शारीरिक रूप से पीटा जाता था, उनकी जमीनें से उनको बेदखल कर दिया जाता था, है ना। फिर उसके बाद में जमीन पर कब्जा, ब्रिटिश नीतियों और जमींदारों ने उनकी भूमि हड़प ली, जिससे वे बंधुआ मजदूर बनने लगे दोस्तों, है ना। उनको स्लेव्स बनाए जाने लग गया, गुलाम बनाए ले जाने लग गया दोस्तों। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा शोषण, पुलिस और न्यायपालिका जमींदारों और साहूकारों का ही क्या लेती थी दोस्तों, पक्ष लेती थी, है ना, जिससे कि संथालों को न्याय नहीं मिल पाता था। और उन्होंने आखिर में क्या कर दिया दोस्तों, 1856 में क्या कर दिया दोस्तों, विद्रोह कर दिया दोस्तों, है ना। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, रैयतवाड़ी प्रणाली और इससे किसानों को क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने 3 प्रणाली स्टार्ट की थी दोस्तों, ठीक है ना। एक था आपका स्थायी बंदोबस्त, दूसरा था आपका रैयतवाड़ी, तीसरा था आपका महालवाड़ी। तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे रैयतवाड़ी के अंदर। तो देखिए रैयतवाड़ी का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि इस प्रणाली के तहत जो रैयत यानी जो फार्मर होता है, सरकार को सीधे जो है अपना टैक्स चुकाता है। कोई जमींदार नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई मीडियोकर नहीं दोस्तों, है ना। डायरेक्ट ले जाकर के जो है कचहरी के अंदर अपना टैक्स चुकाएगा। किसानों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, उन्हें जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन अधिक लगान के कारण वे अक्सर कर्ज में डूब जाते थे। टैक्स तो बहुत ज्यादा लगाते थे, अपनी जमीन खो देते थे। सरकार द्वारा बार बार कर में वृद्धि किए जाने से उनकी आजीविका संकट में आ जाती थी दोस्तों। इतना ज्यादा टैक्स लगाते थे किसानों के ऊपर, किसान जो बेचारा मजबूर हो जाता था दोस्तों, है ना, बहुत परेशान होता था। तो इसको क्या बोलते हैं, रैयतवाड़ी बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि भाई ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों ने भारतीय कृषि को किस तरह से प्रभावित किया। यानी कि भैया ब्रिटिशर्स ने जो है जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लेके आए थे, तो उससे जो है इंडियन एग्रीकल्चर को किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों, है ना। तो उसको ध्यान से देखते हैं। पहला चीज़ तो ये कि दोस्तों ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति ने भारतीय कृषि को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। पहली चीज़ क्या करी दोस्तों, कृषि का जो है व्यापारीकरण कर दिया दोस्तों, कमर्शलाइजेशन हो गया दोस्तों एग्रीकल्चर का। किसानों को खाद्य फसलों की जगह नील की खेती जबरदस्ती उगाई जाती थी। आप लोगों ने जो चंपारण आंदोलन पढ़ा होगा, है ना, उसमें किस तरह से जो है किसानों को जो है अनाज ना उगाने
दिया जाता था और उनको बोला जाता था कि आप लोग अपने खेत में नील उगाइए। और नील उगाने से क्या होता था दोस्तों, नील उगाने से जो खेत होता था, खेत की जो उर्वरक क्षमता होती थी, उपजाऊपन मर जाता था दोस्तों, है ना, बंजर हो जाती थी जमीन। और नकदी फसलें उगाने पर जो है मजबूर किया जाता था, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न होने लग गया दोस्तों। सारे जो लोग क्या उगाने लग गए, जो है पैसे वाली फसलें उगाने लग गए और खाने वाली कोई फसल ही नहीं उगाता था, तो लोग भुखमरी से ग्रसित होने लग गए दोस्तों। उसके बाद में किसानों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ता था दोस्तों। सूखे के समय भी कर चुकाना पड़ता था, जिससे गरीबी बढ़ने लग जाती है दोस्तों, है ना। उसके बाद में पारंपरिक कृषि का क्या होने लग गया दोस्तों, पतन होने लग गया। राजस्व संग्रह पर अधिक ध्यान देने के कारण कृषि जो है विकास अपेक्षित हो गया दोस्तों, जिससे कृषि का क्या होने लग गया, पतन होने लग गया दोस्तों। कोई किसान ही नहीं बनना चाहता था। कौन क्यों बनेगा किसान, जब जो है सरकारी सपोर्ट नहीं करती थी एग्रीकल्चर को या फिर फार्मर्स वगैरह को, है ना। तो ये तो एक तरह से घाटे का सौदा हो गया ना दोस्तों, कोई क्यों करना चाहेगा। फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई 1859-60 के नील विद्रोह की घटनाएं कैसे घटी और इससे क्या परिणाम हुए, है ना। हाउ डिड द इंडिगो रेवेलियन ऑफ 1859-16 अनफोल्ड एंड व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, आप लोग से ये पूछा जाएगा। तो देखिए, नील विद्रोह बंगाल में किसानों का एक प्रमुख आंदोलन था, है ना, मेजर एक रेबेलियन था दोस्तों। कारण क्या था दोस्तों कि यूरोपीय नील कारखाने मालिकों ने जो है किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, फोर्स, मजबूर करना शुरू कर दिया। और उसके बदले वो उनको बहुत कम पैसे देते थे दोस्तों। एक तो जबरदस्ती करवाते थे और दूसरा जो है उनको कम पैसे देते थे। नेक्स्ट चीज क्या है दोस्तों, फिर किसानों ने आकर के क्या कर दिया होगा दोस्तों, रेबेलियन, विद्रोह कर दिया होगा। किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों की हिंसा का सामना करना पड़ा। फिर बदले में अधिकारियों ने, जमींदारों ने उनको मारा पीटा दोस्तों, उनका शोषण करना शुरू कर दिया, है ना, कि वो नील की खेती नहीं उगा पा रहे हैं, नहीं उगा रहे हैं। अगला क्या हुआ दोस्तों, 1860 में ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग नियुक्त किया, जिसने किसानों की शोषण को स्वीकार किया और नील की खेती को धीरे धीरे खत्म कर दिया। आखिरी में जो है सरकार ने उनकी सुनी और नील की खेती को जो है समाप्त कर दिया गया। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा दोस्तों आप लोगों से, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, हो सके तो कॉपी में आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा 1793 में जो है परमानेंट सेटलमेंट, इसकी क्या क्या खास बातें थी दोस्तों, है ना। तो इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। तो इसकी खास बात पहली तो ये थी कि भाई निश्चित भूमि कर राजस्व स्थायी रूप से तय, यानी जो टैक्स होता था वो तय कर दिया जाता था कि भाई 40%, 20% टैक्स जो है किसानों को पे करना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में ये जमींदार इकट्ठा करके सरकार को जमा करा देते थे। इसको क्या बोलते थे, इसको जमींदारी व्यवस्था भी बोला जाता था, क्योंकि जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था और उन्हें यह राजस्व संग्रह करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भाई जमींदार जो है वो टैक्स इकट्ठा कर कर अंग्रेजों को जमा कराएंगे। और ये जो प्रणाली थी ना, जमींदारी प्रणाली, ये जो है वंशानुगत स्वामित्व था, है ना, पुत्र से उसके पुत्र को, उसके पुत्र से उसके पुत्र को, है ना, ये होता था ऐसा। किसानों को शोषण, किसानों पर अधिक कर लगाया गया और उन्हें भूमि पर कोई अधिकार नहीं मिला। तो ये इसका क्या था दोस्तों, एक तरह से हानि थी, ठीक है, किसकी, स्थायी बंदोबस्त की। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट रैयतवाड़ी हम लोगों ने बात कर लिया, महालवाड़ी के बारे में बात करते हैं। महालवाड़ी क्या थी दोस्तों, महालवाड़ी के अंदर क्या होता था दोस्तों कि 2 मिनट, महालवाड़ी की खास विशेषता ये होती थी कि किसानों पर ना लगा करके जो टैक्स होता था वो किस पे लगाया जाता था, पूरे गांव पर, ग्राम पे। और ग्राम का एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता था जो जिसकी जिम्मेदारी होती थी, या सरपंच को या पंच को, कि वो जो टैक्स को इकट्ठा करके जो है ब्रिटिशर्स के पास ले जाएगी दोस्तों। तो इसमें महालवाड़ी स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी के अंदर जमींदार इकट्ठा करता था, रैयतवाड़ी के अंदर रैयत खुद, किसान खुद जा करके कचहरी में जमा कराता था, और महालवाड़ी के अंदर जो होता था, ग्राम का जो प्रधान होता था या पंचायत होती थी, वो उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो पूरे गांव से टैक्स इकट्ठा करके अंग्रेजों को जमा कराए। तो इसको क्या बोलते थे, महालवाड़ी बोलते थे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कि भाई ब्रिटिश, ये तो सवाल हम लोगों ने कर लिया है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हम लोगों ने कर लिया, संथाल विद्रोह क्यों उत्पन्न हुआ, ये भी हम लोगों ने कर लिया है ना, डिस्कस ये भी कर लिया है। अगला नील विद्रोह भी कर लिया दोस्तों। और देखते हैं, हाँ ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है कि भाई ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी, उनकी जो पॉलिसीज थी, किस प्रकार से जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, यानी कि जंगलों के अंदर रहने वाले जो जनजातीय थे, समुदाय थे, उनके ऊपर किस प्रकार से इसका जो है प्रभाव पड़ता है। तो उसको देखिए। पहली बात तो ये होगी कि भाई भूमि की हानि होने लगी, जनजाति जो ट्राइबल्स वगैरह थे उनको कृषि जमीनें, कृषि और खनन के लिए हड़प ली गई थी। दूसरा चीज़,
व्यापारियों द्वारा शोषण किया जाता था। जो ट्राइबल्स होते थे उनसे जबरन बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी दोस्तों, है ना। और फिर वो लोग जंगलों को काटने लग गए थे, है ना, क्योंकि उनको संसाधन चाहिए थे। रेल पटरियाँ बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती थी दोस्तों। घर बनाने के लिए जंगलों को साफ करने लग गए। फिर कई सारे संसाधन जो जंगलों से मिलते हैं उसके लिए जंगलों को काटना शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई, जिससे कि उनकी जो आदिवासी थे उनकी आजीविका प्रभावित हुई और उनको बेघर करने लग गए लोग। उनको जंगलों में घुसने नहीं दिया जाता था दोस्तों। फिर जनजातीय विद्रोह होते, संथाल और मुंडा विद्रोह, कई जैसे आंदोलन वगैरह जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आप लोग का जो है पूरा रिवीजन था 4 चैप्टर का, जिसमें हम लोगों ने रिवीजन किया आपका चैप्टर नंबर 6 का, फिर चैप्टर नंबर 7 का, फिर चैप्टर नंबर 8 का और चैप्टर नंबर 9 का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बेहतर तरीके से इस चैप्टर को समझे होंगे, है ना। बेहतर तरीके से आप लोग जो है इस चैप्टर को समझे होंगे और आप लोगों ने एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट सवाल देख लिए होंगे और आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार, और बने रहिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे, चैप्टर नंबर 10 के बारे में, 11 के बारे में, 12 के बारे में। पूरा हिस्ट्री रिविजन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है इस चैनल पर CUET जो है आपका एंट्रेंस होने वाला है UG का, उसके लिए भी मैं आप लोग के जो है तैयारी कराने वाला हूँ दोस्तों, है ना। आप लोग को कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, फ्री में हम लोग तैयारी करेंगे बेहतर तरीके से दोस्तों, है ना। तो आप लोग से सपोर्ट चाहिए, आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। आप लोग मेरे एफर्ट को सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप